So again, good evening to all. Okay, so today we will discuss about the law of thoughts. Okay, law of thoughts में डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द थॉट एंड थॉट कहाँ से ड्राइव हुआ, थॉट क्या है. तो हम ये सारी चीजें, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट्स, लॉ ऑफ थॉट्स. ओके, सो लॉ ऑफ थॉट में हम, हमारी कोशिश रहेगी विद इन ए वीक, हम कोशिश करेंगे विद इन ए वीक में हम लॉ ऑफ थॉट जो है कवर कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. सो हम इसको हम जल्दी जल्दी हम जो है विद इन ए वीक में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो है इसमें हम फिनिश कर लेंगे. ठीक है. तो आज हम इसमें नेचर डेफिनेशन ख़त्म करेंगे आज जो है फटाफट से. तो हम इसका देखते हैं कि लॉ ऑफ थॉट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डेफिनेशन कैसे, क्या है, नेचर क्या है, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ थॉट्स. ठीक है. तो ये इसमें जो है हम देखते को, आपको पता ही है कि देखो इसमें जो नेचर डेफिनेशन, जो मीनिंग है ना इसका, दैट्स ना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जुडिशरी में, पीटी के हिसाब से, जहाँ मेंस में क्वेश्चन आता है वहाँ के हिसाब से, और अदरवाइज आप इंटरव्यू में भी इवन जो है क्वेश्चन इसमें से पूछ ले जाते हैं. अब मुझसे खुद पूछा था इन्होंने, मैं अपना बताता हूँ. मुझसे खुद खुद पूछा था कि टॉट जो वर्ड है कहाँ से ड्राइव किया है ना. तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वेश्चन होते हैं. आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस प्रोसेस नहीं रहता है कि डिटेल में नहीं जाते हैं. तो जस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और जस्ट यू एलोबरेट दैम. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द टॉट. तो आपको बता दूं टॉट क्या है. टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. ठीक है ना. जो टॉट है, टॉट क्या है, टॉट इज ना सिविल रॉन्ग. टॉट में सिर्फ हमें क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है. हम किसी को, हम क्या करते हैं, किसी को हम पनिशमेंट नहीं दिला सकते हैं. ठीक है. इसमें आपको डेफिनेशन, आपको इसमें क्या मिलेंगे, आपके इसमें क्या होगा, आपके लीगल राइट का वोलेशन भी हो सकता है. लीगल राइट का वोलेशन विद आपके लॉस भी हो सकता है, विदाउट लॉस भी हो सकता है. ठीक है ना. आप तो इसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. तो आज हम सबसे पहले क्या सोचते हैं इसमें, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, डेफिनेशन क्या है. देखो किसी भी चीज को जानने के लिए, जैसे इंसान को जानने के लिए उसके सबसे पहले उसके नाम, कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो हमें इतनी उसकी एक शॉर्ट बायो चाहिए. उसी टाइप से हमें किसी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उस वो हमें पता रहना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. ओरिजिन ऑफ द लॉ ऑफ थॉट इन इंग्लैंड. ओके. आपको ये तो याद रहेगा कि जो लॉ ऑफ थॉट का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है. लॉ ऑफ थॉट ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रॉम द इंग्लैंड. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राइम एंड थॉट वाज नॉट. कहाँ पढ़ा आपने. हाँ हाँ हाँ. तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजों को. ठीक है. ओके ओके. Origin of the law of tort in England. During this period, a distinction between crime and tort was not recognized. The famous action or right of trespass was introduction in 13th century. ठीक है. लॉ ऑफ टॉर्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ, हमारे इंग्लैंड में हुआ, और कितने टाइम में आया, 13 सेंचुरी में इसका इंट्रोडक्शन होता है. दिस राइट was at its inspection both civil and criminal, was indeed in damage as well as a punishment. The early common law concerned mainly with the remedies. जो अर्ली कॉमन लॉज था कंसर्न विद द रेमेडीज एंड नॉट विद द राइट बिफोर द पासिंग ऑफ द जुडिकेयर. Judicature act and proceeding in the common law courts was called in action. Success of action depend upon the availability of the writ. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है, द फॉर्म ऑफ एक्शन देम अवेलेबल फाइल इन टू कैटेगरीज. जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो टू टाइप से फॉल करता है. सबसे पहले एक्शन ऑफ ट्रेसपास, द एक्शन ऑफ ट्रेसपास ऑन द केस. ओके. दीज आर द टू रेमेडीज. द एक्शन ऑफ ट्रेसपास ऑन द केस, a right of trespass provided on effective remedy in the king court of two person who were aggrieved by
violent injuries to their person and property, but making them allegation on the aggrieved person was unable to seek the aid of the king court. The absence of the aggrieved person had to go local and manorial courts of the redressal of this of his grievances. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ हम छोड़ देते हैं इसको जो है, ठीक है ना, हम सीधे हम जो है हम आते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। बस वहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इंग्लैंड से ओरिजिन होके आया है, और वो जो है 13th सेंचुरी में आया है, ठीक है ना। बस आपको इतनी चीजें उसमें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो, हम इंग्लैंड की चीजें देखते हैं, यहाँ पे इंडिया की चीज देखते हैं। देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज जनरली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है, based on the law of the tort as regard the suit for damage for the tort. Courts generally followed the English common law as far as it was consonant with the equity, justice and good conscience. These are the three words, है ना, keywords हैं ये थ्री जो है, for exam for exam rule requiring proof of social damage. For example है ये, for example, a rule requiring proof of social damage for the action of surrender and doctrine of the common employment prevailing in England were not followed. Even after independence in India, courts have generally followed law of torts. Even after independence, Indian courts have a generally followed law of tort which prevails in England, but while applying a rule, they always keep in mind that rule must be reasonable and suitable. ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इंडियन कंडीशन इंडियन कंडीशन ए रिप्रेजेंट ए example of such rule is that rule or a principle is strict liability in respect of hazardous activity. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा है इन्होंने जो है, एमसी मेहता, यहाँ पे देखो जो है लॉ ऑफ टॉर्ट एक चीज में मिसिंग है। एक चीज मिसिंग क्या है कि जो लॉ ऑफ जो टॉर्ट है, जो हमने टॉर्ट जो वर्ड है वो हमने ड्राइव किया है, टॉर्टम से हमने ड्राइव किया है। टॉर्टम क्या है, टॉर्टम एज एन फ्रेंच वर्ड, ओके। हमने टॉर्टम को क्या है, हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है, इसमें वो चीज मिसिंग है। सो इसमें ऐड कर लेंगे हम जो है, जो टॉर्ट वर्ड है कहाँ से लिया गया है, टॉर्टम से लिया है, टॉर्टम से लिया गया है। और टॉर्टम मीन्स होता है, दैट मीन्स सिविल रॉन्ग, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम जो हमारा टॉर्ट है वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो बहुत सारे केसेस मिलेंगे इसमें आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ने को। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो रिलेटिंग टू एमसी मेहता, मोस्ट ऑफ द केसेस एमसी मेहता में यहाँ पे देखो, ये यूनियन ऑफ इंडिया विच इज मोर पॉपुलरली नोन एज ओलियम गैस लीक केस, पीएन भगवती चीफ जस्टिस जो है, इस केस को हम ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसमें, जब हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस है एमसी मेहता, ठीक है ना। इन्होंने ओलियम गैस लीक जो है, गैस पीएन भगवती, ये जो है जो 30 हजारी कोर्ट के आसपास दिल्ली में जो गैस लीकेज हुई थी उस वो वाला केस है। The P.N. Bhagwati, Chief Justice, delivering the judgment upon the behalf of the bench of Supreme Court, observed, we can allow our judicial thinking to be a conspirated by reference to the law as it prevails in England, or for the matter of that it any foreign country. We no longer need the crutches for foreign legal order. We are certainly prepared to uh, receive light from the whatever sources it comes, but we have to build up our own jurisprudence, and we cannot uh, countenance an argument, ठीक है ना, that merely because that new law doesn't recognize the rule of strictly and absolute liability in cases the hazardous or dangerous liability. अब ये दूसरा केस क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का है, रिलेंट वर्सेस फ्लेचर, हम ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेंट वर्सेस फ्लेचर वाले को। तो इसमें जो है कौन सा केस, इसमें क्या फैक्ट्स थे, तो इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को फर्स्ट टाइम ब्लैकबर्न जस्टिस जो थे उन्होंने इसको जो है इसमें दिया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, इंडियन कोर्ट्स हैव डन very little for the development of law of torts in India even after 55 year of independence. The position of law of tort in India is just deplorable, ठीक है। The
भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ ऑफ दिसंबर टू टू मार्च को जो है 1984 में, ब्रॉट इनटू लाइमलाइट द लिथेगिरी incompetence and apathy of Indian courts in respect of the development of law in torts on India. Okay, on 8th April 1985, Union of India filed a case against the Union Carbide Corporation in United States District Court, Southern District of New York, requesting award of damages. ओके, क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जो कंपनी थी, वो हमारे यहाँ की तो थी नहीं, वो कंपनी थी यूएस की कंपनी थी उसको, तो हमने वहां पे केस किया, फाइल किया, लेकिन वहां पे जुरिडिक्शन का मसला आ गया। ठीक है, द अंडर डेवलपमेंट ऑफ torts law is an outgrowth both of the institution preference for criminal remedies and of the specific relief। ठीक है ना, ये आपको इसके केस फैक्ट्स के केस पता ही है आपको, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा और चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे देखते हैं some, यहाँ पे देखो, the law of torts has been ignored as yet there is no code of this branch of law in India। देखो लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई स्टैट्यूट्स प्रोविजन तो है नहीं हमारे यहाँ पे। आप लोगों को मेरी आवाज वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके ओके, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस हवा में चल रहा है? रेस्पॉन्स देते रहना मुझे। तो ओके ओके, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम रहती है इस टाइम पे है। ठीक है, हाँ, तो देखो और भी कोई है मीटिंग रूम में? हाँ है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई भी हमारे इंडिया में कोई स्टैट्यूट्स नहीं है, कोई बैरेक्ट नहीं है, कोई रिटन में कोई प्रोविजन है नहीं। टोटली बेस्ड ऑन द क्या है, हम जो है, जो हमने प्रेसिडेंट पढ़े हैं, प्रेसिडेंट मतलब जो भी हमारे डिसीजंस हैं, प्रीवियस डिसीजन, उनके ऊपर हम जो है रेमेडीज हम लेते हैं। ठीक है ना, कोई लॉ नहीं है हमारे यहाँ पे। सम पार्ट्स ऑफ सच एज ए स्पेसिफिक रिलीफ एज एक्ट हम 1960 एसआरए में चले जाते हैं। 1963 में फैटल एक्सीडेंट इन एक्ट 1855, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938, मोटर व्हीकल एक्ट 1939, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1980। मतलब यहाँ पे हम जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है इसी के अंदर जो है, कंपटीशन एक्ट आ जाता है इसी के अंदर जो है। तो दीज आर द ऑल द एक्ट्स कम अंडर द कैटेगरी अंडर द टॉर्ट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से लिया गया है इसको, जो है द ओरिजिन ऑफ द टॉर्ट, कहाँ से टॉर्टम मे बी ट्रेस टू द लैटिन वर्ड टॉर्टम, बट इसका जो ट्विसिंग आउट है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। लैटिन भी और फ्रेंच भी, याद रखना है इसको, फ्रेंच वर्ड इसमें से मिसिंग है, तो एक्चुअली में ये फ्रेंच लिया। मीन्स टू ट्विस्टिंग आउट इन लॉ, इट मीन्स a wrong or injury having certain characteristics themselves, the most important of the which is that is redressable in action for unallocated damages at the instance of the person who has been injured or wronged। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो अभी हम देखो, एक तो लाइन है जो ऊपर वाली लाइन है ओरिजिन वाली, जो टॉर्टम वाली लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी लाइन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेजर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर हैज बीन डिफाइंड it as infringement of a right in RAM of private individual giving a right of compensation of the suit of the injured party। ठीक है ना, फ्रेजर की डेफिनेशन क्या है? फ्रेजर की डेफिनेशन है an infringement of a right in RAM। ठीक है ना, किसी, अब देखो दो चीजें आ गई, हमने देखो दो तरह के राइट्स पढ़े थे हमने, राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। देन कौन बताएगा कि व्हाट इज द राइट इन रैम? व्हाट इज द राइट इन रैम? एनीवन? अभी कुछ ही दिन हुए हमने डिस्कस किया था हमने इसको जो है। हाँ, राइट इन रैम मींस दैट कि राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, नॉट दी राइट इन पर्सोनम। देखो दो चीज ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर देखो जहाँ पे पर्सोनम वर्ड आ रहा है तो समझ लो कि ये जो है इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा है, जैसे उसका मीनिंग है पर्सोनम, तो पर्सोनम से याद कर लो कि दिस मीन्स टू इंडिविजुअल पर्सन, पर्सनली जा रहा है। लेकिन राइट इन रैम है, इट मींस दैट राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। ठीक है, तो राइट यहाँ पे फ्रेजर की जो डेफिनेशन है
वो कहती है कोई भी एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ ए राइट एंड रैम हुआ है, प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग ए राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन अवार्ड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखो दो तीन डेफिनेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्रेजर की डेफिनेशन, अगर आपके पास कोई कॉपी पेन लेके बैठे हो आप, तो आप जो है फ्रेजर की डेफिनेशन इसमें नोट कर लो। सालमंड की डेफिनेशन यू मींस ऐड कर लो। उसके बाद इसमें वैनफील्ड की डेफिनेशन ऐड कर लीजिए। ये दो तीन डेफिनेशन आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वैनफील्ड की डेफिनेशन क्या है, टॉर्टियस लाइबिलिटी, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी primarily fixed by a law. This duty is towards person generally, and its a breach it's redressable by an action for an unallocated damages. Winfield definition contains the following the main point. कौन कौन सी है, breach of the duty primarily fixed by the law, duty towards people generally, breach of the duty is redressable by an action for an liquidated damages. ठीक है, विनफील्ड की डेफिनेशन इन चारी चीजों को क्या करती है, इनको इंक्लूड करती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी होनी चाहिए। कोई भी आपकी ड्यूटी दी गई है, अवार्ड की गई है, तो सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, आपने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया हो। दूसरी चीज, प्राइमरली फिक्स बाय द लॉ हो, जो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्राइमरली फिक्स बाय द लॉ होनी चाहिए। फिर टू, ड्यूटी किसकी होनी चाहिए, टू वार द पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर ब्रीच ऑफ द ड्यूटी इज रिड्रेसल बाय एन एक्शन फॉर लिक्विडेट डैमेजेस। यहाँ पे वो जो है आपकी ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए जिससे वो लिक्विडेटेड डैमेजेस आपको अवार्ड हो सके। तो ये विनफील्ड की जो है डेफिनेशंस है। ठीक है ना, अभी हमने दो डेफिनेशन हमने स्टडी की है। सबसे पहले हमने फ्रेजर की डेफिनेशन याद की है जो राइट एंड रैम की बात करते हैं, तो दूसरी हमने डेफिनेशन हमने डिस्कस की है वेनफील्ड की, हमने डेफिनेशन याद की। क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ क्या? ओके, तो यहाँ पे हमने अभी सेकंड डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं हम, वैनफील्ड की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। वैनफील्ड की डेफिनेशन में दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो ब्रीच ऑफ द ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी के बाद उसका क्या होना चाहिए, वो जो ड्यूटी होनी चाहिए बाय द लॉ जो है फिक्स होनी चाहिए। जब आपकी बाय द लॉ है तो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, वो जो है पब्लिक के लिए होनी चाहिए। अच्छा, पब्लिक के लिए ड्यूटी हो जाएगी तो वो ब्रीच ऑफ द ड्यूटी होके वो क्या जो है क्या वार्ड होना चाहिए फिर उसके लिए, उसके लिए अनएलोकेटेड डैमेजेस होना चाहिए उसकी, जिसकी आपने ड्यूटी को आपने ब्रीच किया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम देखो सालमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। देखो इसमें दो तीन डेफिनेशन, ये मोस्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है। सालमेंट की डेफिनेशन क्या है, सालमेंट डिफाइंस टॉर्ट। सालमेंट साहब क्या कहते हैं, सालमेंट कहते हैं, सालमेंट की डेफिनेशन कहते हैं एज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच the remedy is a common law action for an unallocated damages and which is not exclusively the breach of a contract or breach of trust, other merely equitable obligation, generally condition of liability in torts or essential of tort, wrongful act. The wrongful must result in legal damages in another person, legal remedy. तो सालमंड की डेफिनेशन क्या है, सालमंड डेफिनेशन, सालमंड डिफाइंस टॉर्ट एज ए सिविल रॉन्ग। सालमंड साहब क्या कह रहे हैं, सालमंड साहब कह रहे हैं, सालमंड की डेफिनेशन क्या है, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एज एन सिविल रॉन्ग। ठीक है ना, सिविल रॉन्ग है यहाँ पे जो है, सिविल रॉन्ग के अलावा क्या हुआ यहाँ पे, टॉर्ट एज एन सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडीज एन कॉमन लॉ। इसकी रेमेडी कहाँ है, इसकी रेमेडी कहाँ है, इसकी जो है रेमेडी, इसकी रेमेडी है ना कॉमन लॉ एक्शन फॉर, हाँ रेमेडी इन कॉमन लॉ एक्शन फॉर एन अनअलोकेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ए ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो जनरल कंडीशन ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट्स और एसेंशियल ऑफ टॉर्ट्स। देखो अब यहाँ पे एक जनरल कंडीशंस क्या होनी चाहिए टॉर्ट के लिए, दी जा रहा कंडीशन है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे पहले, रॉन्गफुल एक्ट, देयर मस्ट बी एन रॉन्गफुल एक्ट। क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन
wrongful act. Second, the wrongful act must result in a legal damage to another person. Okay, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट मस्ट बी इन अ wrongful act. wrongful act के बाद wrongful act must result in a legal damage to the another person. ठीक है, आपने wrongful act कमिट किया है, अब wrongful act से क्या होना चाहिए, दूसरे पर्सन का जो है उसका लीगल आपने डैमेज कर दिया जी है. तीसरा, उसके लिए आपको के ऊपर लीगल रेमेडी होनी चाहिए. ठीक है ना, तो तीन चीजें आपकी जो है इसमें हो गई. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आ ये आपको समझ में आ गई कि अब आपको देखो तीनों डेफिनेशन. देखो कोई भी चीज है आपको रटनी नहीं है. ठीक है, आपको अगर वहां पे जा रहे हैं, मेंस के लिए जा रहे हैं, तब तो आपको रट के जानी है डेफिनेशन. ठीक है ना, बट आपको क्या करनी है, सबसे पहले अभी आपको समझना है लॉ को. ठीक है ना, अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट इज द लॉ. आपकी अगर ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द लॉ, अब तुम एक्सप्लेन उसको अपने लैंग्वेज में कर सकते हो. अगर आपको भी यही नहीं पता कि व्हाट इज द लॉ, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है ना, अब आपको कम से कम अब अभी मैंने आपको बता दिया कि टॉर्ट क्या है. ठीक है ना, अब वहां पे जब आप बुक्स देखोगे तो बुक्स में आपको क्या मिलेगा, आपको बुक्स में आपको जो चीज मेन चीज है वही नहीं मिलेगी. सारी चीजें आप पढ़ लोगे, दुनिया भर की चीजें आप पढ़ लोगे, लेकिन जो मेन चीज है कि आपको इसमें ढूंढना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, वही नहीं पढ़ोगे. जैसे मैंने आपको बता दिया एक लाइन में कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कि एक तो इसमें एक चीज वर्ड ये इंपॉर्टेंट है कि टॉट जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से लिया गया. एक तो चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है. उसके अलावा आप अब उसमें आप 4 पेज और दे रखे होंगे, उसमें दो दुनिया भर की चीजें होंगी. अब उसको आपको क्या करना है, एस्केप नहीं करना है, पढ़ना है. ठीक है ना, अब आप जो है पढ़ने के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज पर 2 लाइन को आप अंडरलाइन करके चले जाओगे. फिर आपको आएगा डेफिनेशन मिलेंगी आपको 8-10 पेज के बाद में. जब आप डेफिनेशन पढ़ने बैठोगे तो डेफिनेशन भी उसमें कम से कम 10-12 कम से कम डेफिनेशन भी होंगी. तो आपको सारी डेफिनेशन तो पढ़नी नहीं है, तो क्योंकि उसमें सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो है नहीं. जो एग्जाम में पूछी जाती हैं 3-4 डेफिनेशन आती हैं, एक तो फ्रेजर की है, एक सालमंड की है, और एक वेनफील्ड की है. तो हमारी ये 3 डेफिनेशन हो गई. फ्रेजर में क्या याद रखना है, फ्रेजर साहब बात करते हैं राइट एंड रैम की बात करते हैं, और वेनफील्ड साहब हमारे किसकी बात करते हैं, ये ब्रीच ऑफ द ड्यूटी की बात करते हैं. और हमारे सालमंड साहब कहते ही हैं कि ये सिविल रॉन्ग है. बस बात खत्म हो गई. एक एक वर्ड पकड़ लो इन तीनों चीजों में. अगर आपको एक एक वर्ड भी याद हो गया तो आपको तीनों डेफिनेशन आपको ऐसे ही फिंगर टिप्स पे याद हो गई. अब दूसरी चीज क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अब इसके टॉट है क्या, टॉट के एसेंशियल क्या है. क्या सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए. रॉन्गफुल एक्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट जो है किसी दूसरे पर्सन की क्या करना चाहिए, कि पर्सन के अगेंस्ट होना चाहिए. उसके लीगल राइट को, जो लीगल राइट डैमेज, उसको लीगल डैमेज होना चाहिए. बात खत्म हो गई. हमें लॉ टॉट के हमें 3-4 एसेंशियल पता चल गए. अब उसको आपको एलेबोरेट, अगर आपको मेंस में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इन चीजों को एलेबोरेट कर दो. बात खत्म हो गई. ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं कि टॉर्ट में और क्राइम्स में व्हाट इज द डिफरेंस. ये मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम. और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा टॉर्ट एंड क्राइम की इसमें डिस्टिंक्शन बता दो. ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं. इसको लॉ ऑफ एनीवन, किसी और को प्रॉब्लम है? ओके, रिया देखो तुम कुछ प्रॉब्लम होगी. अभी क्लियर है? ओके ओके. टॉर्ट्स एंड क्राइम. एक क्राइम इज जनरली क्या है, जनरली कंसीडर्ड एन ऑफेंस अगेंस्ट द कम्युनिटी. कम्युनिटी इट्स a breach and violation of public right and duties which affect the whole community. Thus crime be said to be public wrong. Okay, crime क्या है, crime be said to be public wrong. On the other hand, civil wrong is an infringement of a private civil right belonging to an individual considered as an individual. तो आपके देखो टॉर्ट में और क्राइम में एक डेफिनेशन, एक डिस्टिंक्शन मिल गया. तो देखो टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पर्सन होता है. ठीक है ना, बट क्राइम क्या होता है, क्राइम ऑलवेज अगेंस्ट दी पब्लिक होता है. ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गया, आपके एक जो है डिस्टिंक्ट समझ में आ गया. दूसरा देखते हैं, एक क्राइम इज ए सिविल रॉन्ग. एक क्राइम इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द कॉमन रेमेडी इज ए पनिशमेंट एज ए
टॉर्ट। एक क्राइम जो है एक सिविल रॉन्ग हो सकता है फॉर विच द कॉमन रेमेडीज पनिशमेंट इज ए टॉर्ट रॉन्ग एंड द रेमेडी फॉर विच इज एन एक्शन फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है ना। सिंस द क्राइम इज डीम्ड टू बी एन ऑफेंस अगेंस्ट द होल कम्युनिटी। जो क्राइम होता है डीम्ड किया क्या किया जाएगा उसको जो है होल कम्युनिटी। देखो जो जितने भी क्राइम्स हैं हमारे, जितने भी आईपीसी में ऑफेंस डिफाइन कर रखे हैं, वो अगेंस्ट दी कम्युनिटी होते हैं। अगेंस्ट दी जब भी देखो आपने देखा होगा अगेंस्ट दी यूनियन ऑफ इंडिया उनको यूज किया जाता है। जो भी हीनियस क्राइम्स होते हैं उनको अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपने जो भी क्राइम कमिट किया है वो अगेंस्ट दी पब्लिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द पर्सन गिल्टी ऑफ एन कमिटिंग द क्राइम इज द पनिश नॉट ओनली फॉर गिविंग हिम ए लेसन बट also to serve as an eye opener to the other member of the community to safeguard the interest of the whole community. Tort being a private wrong, the party which suffers injury is required to file the suit against the defendant at any stage of the proceeding, may withdraw the suit by entering into an agreement of compromise with defendant or even withdraw it. ओके। अब देखो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो टॉर्ट में और हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको स्लाइड्स को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। एनीवन गैस कर सकता है कि टॉर्ट में और ब्रीच ऑफ, क्योंकि आपने देखो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आ चुके हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, किसी ने तो आपको पढ़ाया ही होगा, आपने तो पढ़ा ही होगा। हम तो प्रिज्यूम करके चलेंगे कि आपने आप देखो लॉ करके जाते हैं आफ्टर गेटिंग द डिग्री, आपको ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको सारे लॉ आते हैं। चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन आपको प्रिज्यूम करके चला जाएगा कि आपने सब कुछ पढ़ा है और आपको सब कुछ आता है। इवन आपने जो एक्ट नहीं पढ़े हैं आपसे प्रिज्यूम किया जाएगा आपने वो भी पढ़े हैं। आपने देखो SC/ST एक्ट नहीं पढ़ा है, प्रिज्यूम किया जाएगा आपने वो भी पढ़ा है। आपने पॉक्सो एक्ट नहीं पढ़ा है, प्रिज्यूम किया जाएगा आपने पढ़ा है। मतलब इवन कोई भी XYZ अदर एक्ट्स हैं और आपने नहीं स्टडी किए हैं लेकिन प्रिज्यूम ऐसे किया जाएगा आपने वो पढ़े हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं अभी, आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो आप बता दीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट आर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एनीवन? नो रेस्पॉन्डिंग। हाँ। यस यस। बाय द कंसेंट। हाँ हाँ। एंटर entering into the contract, entering into the contract. Okay. Okay. Munir, but I want to ask you that what are the, how can you breach the contract? Who will breach the contract? Either one party or another party. Yeah, by the mutual consent. Are you getting this? Okay, okay, okay. ओके चलो हम देखते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो इशू। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि सपोज कर लीजिए ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है, आवाज मेरी वॉइस कम तो नहीं होगी, ठीक होगी मे बी। अभी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ओके। देखो इसका क्या होता है कि दो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें देखो सपोज कर लीजिए, सपोज का एग्जांपल लेते हैं हम एक।
ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप क्या करोगे, मेरी बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है। बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। अब क्या किया, बिल्डिंग बनाते बनाते कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि बीच में उसके 2 फ्लोर कंप्लीट हो गए, बीच में ही कॉन्ट्रैक्टर बीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर गया। वो कहेगा नहीं नहीं, अब मैं तो कर ही नहीं सकता जो है, अब मैं काम नहीं कर कर सकता। हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, कुछ हो गया हो, एक्स वाई जेड, बहुत सारे कंडीशंस हो सकती हैं। अब वो बीच बीच उसने ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी तबीयत खराब हो गई, एक्स वाई जेड, अब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन इस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एंड इसी कंडीशन को हम टॉर्ट में कैसे देखेंगे, उसको टॉर्ट में क्या रेमेडीज है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसकी क्या रेमेडीज है, हम ये इसमें डिस्टिंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। एज नोटेड अर्लियर एज एन एग्रीमेंट, देखो आपने ऑल द एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए, इनफोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए, ऑल द एग्रीमेंट, तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑल द एग्रीमेंट कैसे होने चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय द लॉ होने चाहिए, देन इट बिकम्स द लॉ, अदरवाइज वो लॉ नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी देयरफॉर अराइजेस आउट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और टॉर्टियस लाइबिलिटीज ऑन द अदर हैंड, टॉर्टियस लाइबिलिटीज क्या होती है, ऑन द अदर हैंड अराइजेस आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, ठीक है। एक चीज समझ में आई यहाँ पे, क्लियर हुई। अंडर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट ब्रीच होता है, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। अंडर दी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट एक ब्रीच होता है, जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि मैं आपका क्या बना रहा हूँ, मैं आप मुझे आपकी बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट यहाँ पे अंडर अंडर द टॉट क्या होता है, वो अपनी ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ब्रीच करता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कि उसकी आपको एक ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी, वो उसको अपनी लीगल ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी देयरफॉर अराइजेस आउट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, तब जबकि यहाँ पे वाइल द टॉर्टियस लायबिलिटी ऑन द अदर हैंड अराइजेस आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी which is not in a breach of contract, which is not in a breach of contract occurs where that which is complaint of a is breach of duty arising out of the obligation undertaken by its contract. In a breach of contract, motive of the party breaking the contract is immaterial. इन द कॉन्ट्रैक्ट में, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मोटिव जो होता है, मोटिव ऑफ द पार्टी ब्रेकिंग, वो यहाँ पे इमटेरियल है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में अंडर द टॉर्ट क्या है, वहां पे उसकी ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है। इन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेचर ऑफ द डैमेजेस ऑलवेज कैसा होगा, कंपनसेटरी होगा, ओके। Are you getting this point? In in tort, in tort, also generally the nature of damage is compensatory, but in case of injury to person or character, exemplary damages is compensatory, but in case of the cases of injury person or character, exemplary damages may also be awarded if the facts of the cases reveal malice or fraud, ठीक है ना। कैसे होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऑलवेज इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट क्या क्या जो है अवार्ड करती है, कंपनसेटरी, कंपनसेशन अवार्ड करती है, कंपनसेटरी यहाँ पे उनको जो है अवार्ड करती है। बट अंडर द टॉर्ट में क्या होता है, टॉर्ट में जो है हमेशा उन्हें हो सकता है कि वहां पे एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी अवार्ड करने पड़े, जैसे किसी ने फ्रॉड कर दिया, ठीक है ना। तो फ्रॉड वाले केसेस में क्या होती है, एग्जाम्पलरी डैमेज अवार्ड करती है कोर्ट के, तुम आगे से ऐसा कोई जो है ऐसा जो है बीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे किसी के साथ बाय द फ्रॉड, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेते हो, फ्रॉड से लेते हैं कि someone sell a horse to B, someone sell a horse to B, but A knows a fact that कि the horse is ना blind, horse क्या है, हॉर्स इज ना ब्लाइंड, वो फैक्ट्स को छुपा लेता है,
फैक्ट्स को मिसलीड करता है। वो वहां पे वो बताता नहीं है कि घोड़ा जो हॉर्स जो है अब ब्लाइंड है, ठीक है। अब वो सेल कर देता है किसको, बी को। जबकि बी आस्क टू ए कि ये ठीक तो है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कि नहीं नहीं इट्स ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, ही इट्स इन अ फिट, ओके। तो वहां पे वो उसको जो है वो सेल कर देता है। अब उसने क्या किया, उसने फैक्ट्स को जो है छुपा लिया, तो उसे पता था, वो फैक्ट जानता था कि जो हॉर्स जो है ब्लाइंड है, तो उसने क्या किया, फ्रॉड किया उसके साथ। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है ऐसे केसेस में एग्जेम्पलरी एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड करता है टू द विक्टिम, ओके। यहाँ पे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्ट्राइन, डैमनम साइन इंजुरिया। इसके बाद एक और है इंजुरिया साइन डैमना, ठीक है। अभी इसके बाद हमारी मीटिंग जो है ओवर होने वाली है। तो मुश्किल से 1-2 सेकंड में ही हमारी मीटिंग जो है मुश्किल से एंड हो जाएगी। तो आप जो है दोबारा से मुझे रिज्वाइन कर लें अभी, ठीक है। मैं इसको एंड कर दे रहा हूँ, दोबारा से आप जो है रिज्वाइन कर लें। थैंक यू।